हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का जेक द्वारा जारी मॉडल पेपर का। आज हम लोग सेट 3 कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों, सब्जेक्ट साइंस का। तो अभी तक हम लोग सेट 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर सभी वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। साथ ही साथ मैथ का सभी पाँचों सेट आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है यहाँ पर कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है तथा उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों देखिए, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट है, उसको याद रखना है अच्छी तरीके से। और क्या करता है कि बैटरी चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। क्या करता है? बैटरी, ठीक है। बैटरी क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में विभवांतर को मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है यहाँ पर? बोल रहा है कि एमीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि को मापने के लिए की जाती है। दोस्तों इसे विद्युत परिपथ में क्या मतलब किस तरह का संयोजित किया जाता है। देखिए, एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ बोल रहा है कि इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में, मतलब श्रेणी क्रम में इस तरह से लगाया जाता है कि संयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है यहाँ पर? बोला कि सोल्डर जो एक मिश्र धातु है वह किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है। तो देखिए, सोल्डर जो है वह टीन, लेड दोनों से मिलकर के बना होता है कि नहीं, यही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक समजातीय श्रेणी के यौगिक होंगे। इस समजातीय मतलब एक ही तरह के श्रेणी के यौगिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, पहला है कि CH4 C2H6, अच्छा एक जगह 4 है यहाँ पर, C2H4 C2H6 और C2H2 ये है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो पहला है वो क्या है? CH4, मतलब यहाँ पर C1 4 मतलब ये मीथेन है, मतलब ANEN ग्रुप है, अल्केन ग्रुप है। ये है C2H4, ये है अल्किन ग्रुप, मतलब ENE ग्रुप वाला, मतलब डबल बॉन्ड इसमें लग रहा है। यहाँ पर C2H6 मतलब C 2 दूनी 4 2 6, मतलब ये भी क्या है? ये अल्केन ग्रुप, ये Ne वाला ग्रुप। ये है अल्काइन ग्रुप, मतलब YNE वाला ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अल्केन एन दोनों मिल रहा है, तो ये CH4 और C2H6 दो जैसा जो यहाँ पर यौगिक है, जो क्या हो रहा है कि समजातीय श्रेणी का है। तो वही हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा CH4 और C2H6, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, थोड़ा कि कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा बाकी सबसे, तब हो जाएगा। यहाँ समजातीय श्रेणी दो मिल रहा था, CH4 और C2H6, तो वही हो जाएगा आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि स्त्रियों और पुरुषों में पाए जाने वाले गुणसूत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए, स्त्रियों में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, जबकि पुरुषों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। बस इतना ही आंसर लिखना था। क्वेश्चन नंबर 6 अब देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पर बोल रहा है कि पारितंत्र में के अजैव घटक का उदाहरण दीजिए। पारितंत्र जो है उसका अजैव घटक क्या क्या है, उसका उदाहरण देखिए। जैसे जो कि जल, मृदा, वायु आदि क्या है, पारितंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण है, ठीक है। इससे भी क्या होता है? अजैव घटक है। तो इसी तरह लिख देना आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 अब देखते हैं। यहाँ पर बोला कि प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का कितना प्रतिशत अगले स्तर पर पहुंचता है, इसका आंसर लिखना है। तो देखिए, प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक जो पदार्थ होता है वह केवल 10% ही अगले स्तर पर पहुंच पाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर इस तरह से 8 का आंसर हम पीछे बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में दे दिए हैं, तो थोड़ा सा इसको लॉन्ग कर देंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको 8 नंबर का आगे बताते हैं। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में बोल रहे हैं कि यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र की SI मात्रक लिखिए। जब एक चुंबकीय सुई को किसी धारावाही चालक के पास लाया जाता है तो वह विक्षेपित हो जाती है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक एम्पियर और मीटर, टेस्ला और वेबर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है दोस्तों। ये बोल रहा है कि जैसे कोई धारा है, चालक का तीव्रता गति कर रहा है, वो प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती, जो विद्युत धारा है उसी के मात्रा का क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि इसी कारण से चुंबकीय सुई जो होता है वह विक्षेपित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10
अब देखिए यहाँ 10 में ए बी करके पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए ये नंबर बोलता है कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है दोस्तों। तो देखिए प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है तथा चमकदार भी होती है, चमकता भी है और अभिक्रिया जल्दी नहीं करता। मान लो गला में रखे हुए हैं, पहने हुए हैं, अब पिघल जाएगा तो वो तो ठीक बात नहीं है, इसीलिए उसका उपयोग करते हैं ताकि वह पिघलता नहीं है। अब बी नंबर में देखते हैं, बोले कि सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताइए। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, देखिए हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ। 12th में देखते हैं, देखिए 12 नंबर बोलता है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बताइए। पहला है मिथेनॉल। क्या है मिथेनॉल में देखते हैं कि मिथेनॉल का जो होता है उस यौगिक का जो सूत्र होता है इस तरह से होता है, रासायनिक नेम CH3OH, ठीक है, इस तरह से इसको लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए CH3 मतलब C जो है एक है, उसके बाद H3 तीनों ठो H यहाँ पर लगा दिया है, सिंगल सिंगल सा बॉन्ड रहेगा, H लग गया 3 ठो, उसके बाद वो H, तो एक ठो वो इधर है, एक ठो H इधर है। जब हम लोग कार्बनिक संरचना पढ़े थे वहाँ पर इस तरीके से हम लोग मतलब उसका सूत्र का संरचना निकालते हैं, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को कैसे डिनोट करते हैं, मतलब उसका परमाणु सूत्र और कैसे होता है, सूत्र और संरचना। देखिए सूत्र उसका है HCHO होता है। दूसरा में है कि देखिए जो यहाँ पर वो है वो बाहर में इसलिए लगाया कि यहाँ पर अल्डिहाइड है, ग्रुप है। कौन ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है। देखिए अगर अंदर में रहता तो वह क्या होता है, मतलब अल्कोहल के ग्रुप हो जाता, फिर उसको क्या मिथेनॉल के ग्रुप में आता। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर क्या है, यह एक अल्डिहाइड ग्रुप है, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। यह C रहेगा बीच में, उसके बाद इधर भी H, इधर भी H, और ऊपर में 2 ठो मतलब बॉन्ड रहेगा, उसके बाद वो लगा रहेगा ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरह से होता है। अब देखिए C नंबर बोल रहा है, यहाँ पर C नंबर बोलता है कि एसिटिक अम्ल जो है वो CH3COOH होता है, उसका सूत्र होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कार्बन हो गया, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए तीनों पट्टी से। उसके बाद मतलब एक कार्बन का 4 कोटा होता है, ठीक है, 4 पट्टी से बॉन्ड लगाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से बॉन्ड लगा, तो यहाँ पर H 3 है, तो 3 H से इधर हो गया, एक कार्बन के साथ फिर अटैच हो गया, तो अगला कार्बन फिर है, फिर वो भी 4 बॉन्ड चाहिए, तो 2 ठो ऑक्सीजन के साथ में बनाया, फिर इधर भी O के साथ में 1 ठो बनाया, उसके बाद फिर ऑक्सीजन 2 ठो बनाता है, तो एक H के साथ बना दिया। इस तरह से एसिटिक अम्ल का क्या बनाना है, संरचना बनाना है, ये सूत्र हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 12 क्या है, तो 12 में देखिए ध्यान से, तो 12 नंबर क्या होगा यदि हम पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। तो क्या होगा, यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देते हैं तो उसके अगले स्तर के सभी जीव भी समाप्त हो जाते हैं। मान लीजिए हम पोषी स्तर को समाप्त कर देंगे, देखिए यहाँ पर पौधे को खाता है कीट, अगर कीट को हम ख़त्म कर देंगे तो इसके आगे वाला का जो खाने वाला है, कीट को जो खाने वाला है वो तो अपने आप मर जाएगा। मान लीजिए अब सभी को मार के ख़त्म कर देंगे तो अब क्या शेर बचा रहेगा, शेर जिसको खाता है वही नहीं रहेगा, तो फिर शेर कैसे बचेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से उसका अगला जो जनरेशन वाला जीव जो होता है वो अपने आप समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगे। इसी प्रकार उन जीवों के एक पहले के स्तर के जीवों की संख्या बढ़ जाएगी और आहार श्रृंखला का संतुलन खराब हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। अब 13 नंबर में देखते हैं, 13 नंबर बोल रहा है कि आप कचरा प्रबंधन की समस्या कम करने के क्या क्या उदाहरण दे सकते हैं भाई। किन्हीं 2 तरीकों को क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। कचरा को क्या करना है, प्रबंधन करना है, प्रबंध करना है, मतलब इधर उधर फेंका फेंकी नहीं करना है कि नहीं। तब देखिए हम कचरा प्रबंधन की समस्या कम करने के लिए विभिन्न तरीके से योगदान दे सकते हैं। इसके 2 तरीके निम्नलिखित हैं, क्या क्या हैं देखिए ध्यान से। पहला जो है अजीव निम्नीकरण, जो अजीव निम्नीकरण है, पदार्थों को कम से कम उपयोग करना चाहिए। अब जो हमारे मिट्टी में गलता सड़ता नहीं है उसका उपयोग ही कम कीजिए, ताकि हमारा क्या होगा, पर्यावरण का प्रदूषण भी नहीं होगा। तो इसी तरह से होता है कि अजीव निम्नीकरण को
के पदार्थों मतलब अजैव निम्नीकरण से जो बने पदार्थों को कम से कम उपयोग करना चाहिए। दूसरा में देखिए अजैव निम्नीकरण जो करणीय पदार्थ है, जिसे प्लास्टिक हो गया, का पुनः चक्रण करके उसे फिर से प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे प्लास्टिक है तो गलता सड़ता नहीं है, लेकिन उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः प्रयोग कर सकते हैं। देखिए हम लोग अपना गांव तरफ अपना कहीं कहीं देखते हैं रास्ते में कि कोई होता है बच्चा प्लास्टिक का बोतल वगैरह सब क्या होता है उठा के लेते जाता है। तो वो प्लास्टिक क्यों लेके जाता है, कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, उसको रीयूज कर रहा है, रीयूज करने का प्रयास कर रहा है, तो इसीलिए वह उठा के ले जाता है अपने साथ में, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी के में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों। बोल रहा है कि एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण, जैसे कुछ वैसा जो जीव है उसका कुछ लक्षण है जो अगले पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, मतलब अगले पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। क्या कारण है, क्यों। एक जीव द्वारा अपार्जित लक्षणों, जैसे आप मान लीजिए कोई लंबा नाखून बढ़ा लिया है, अब किसी का मांसपेशियाँ ज़्यादा है, कोई अनुभव वाला हीन है तो फिर अनुभव ज़्यादा है, तो वैसे व्यक्ति को वैसे जो चीज़ है वैसे चीज़ क्या होता है अगले पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लो हम थोड़ा अपना बायां हाथ का उंगली का बहुत लंबा नाखून लगा दिए हैं, अब ऐसा ज़रूरी कि मेरा पीढ़ी वाला भी बहुत बड़का बड़का नाखून रखेगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सब आप मान लीजिए जो हम अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में, वैसा अनुभव हमारा आने वाला जनरेशन नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग माता पिता जिस तरह से जिए हैं उस तरह से क्या हम लोग भी जी रहे हैं, हम लोग थोड़ा उससे स्टैंडर्ड जी रहे हैं। या तो किसी किसी का होता है जिसका माता पिता स्टैंडर्ड था, उसका बाल बच्चा थोड़ा सा लो के मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा दुख तकलीफ से झेल रहा है, तो इस तरह से भी कंडीशन होता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। आदि में किसी भी प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ जीन के गुण और गुणसूत्र में नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि आप उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या होता है, अथवा जो वंशानुगत नहीं होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, सामान्य तौर पर वही लक्षण स्थानांतरित होते हैं जिनका आनुवांशिक आधार जीन अथवा गुणसूत्र होते हैं। मतलब जीन और गुणसूत्र के आधार पर ही क्या होता है, वह आनुवांशिक गुण ट्रांसफ़र होता है। तो वही चीज़ हो सकता है जो मतलब जीन के द्वारा आ तो फिर उसे गुणसूत्र में उपलब्ध होते हैं, वही चीज़ हम लोग के अंदर आ सकते हैं, मतलब अगला पीढ़ी में जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो बचा हुआ था उसका देखिए आंसर। वहाँ पर बोला कि नीचे दिए गए दो तारों P और Q में किसका सबसे अधिक प्रतिरोध है और क्यों है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर पहला जो है तार वो बहुत मोटा है, कितना मोटा है देख रहे हैं ना, उसका एरिया दिया है ये, क्या दिया है ये, और Q जो है वह Q को एरिया जो दिया है ये बटा 2 दिया है। अब पूछ रहा है कि किसका कितना ज़्यादा प्रतिरोध है। तो देखिए हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है कि प्रतिरोध बराबर R बराबर होता है रो इंटू L बाय ए होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले हम लोग P का निकालते हैं, तो P का जब निकालेंगे P पॉइंट का तो RP निकलेगा। तो RP जब निकलेगा तो 1 बटा मतलब A होता है, इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ये होता है। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला में जो है वह बहुत मोटा है, तो एरिया इसका क्या है, बड़ा है। जब ये बड़ा रहेगा तो ये घटेगा, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली घटेगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ये है। तो यहाँ पर RP जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा AP हो जाएगा। अब RQ जब निकालेंगे तो 1 बटा AQ हो जाएगा। जब दोनों को रेशियो निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा RP बटा RQ बराबर AQ बटा AP हो जाएगा। ये अपने आप हो जाएगा, है कि नहीं। ये मतलब ऊपर नीचे इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्या कि 1/1 में था तो इसलिए ऊपर नीचे हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए तो ये का वैल्यू देखिए यहाँ पर AQ था वह A था, लेकिन नीचे AP जो था वो क्या था, नहीं सॉरी उल्टा हो गया ना। AP जो था नीचे है AP जो था ये, और AQ जो था वह A बटा 2 था ना। तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बटा 2 बचेगा। तो 1 बटा 2 जब बचेगा तो यहाँ पर RQ बराबर क्या निकलेगा, 2 इंटू RP। तो RP है क्या है, 2 गुना है RQ का, इसलिए RQ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, RP का हो जाएगा।
यानी कि तार क्यू का प्रतिरोध अधिक है, तार क्यू का प्रतिरोध अधिक है, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना मोटा होगा उतना ही अधिक क्या होगा, अब आपको मतलब प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। अतः जो लंबा होता है, जो लंबाई का मतलब लंबाई में समान, लंबाई में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लंबाई देखिए समान है सबका, दोनों का लंबाई क्या है, एक ही, केवल मोटाई में फर्क था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं। 50 नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ओम का नियम लिखें, इसका सत्यापन करें। इसका क्या करें, सत्यापन करें। देखिए ओम का नियम क्या बोलता है। ओम का नियम बोलता है कि ओम का नियम बोलता है कि नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उनके क्या होता है, उनके प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है, अर्थात भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, मतलब धारा के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हम लोग वोल्ट देंगे उतना ही डायरेक्टली क्या हो जाएगा, करंट निकलेगा। अगर हम पाँच वोल्ट देंगे, 5 वोल्ट देंगे तो हमारा मान लीजिए आई निकल गया 10 एम्पियर। क्या निकल गया, 10 एम्पियर निकल गया। तो यहाँ पर मान लीजिए इसको बढ़ा दिए तो 10 कर दिए, 10 वोल्ट, इसको डबल कर दिए तो ये भी डबल हो जाएगा, 10 का 20 एम्पियर हो जाएगा। अगर हम मान लो 20 का 40 कर 30 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फिर इसमें बढ़ते जाएगा। 20 इसमें क्या था, 10 था, तो इसमें हो गया 30 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ भी बढ़ते जा रहा है। तो इसी तरह से क्या करना है कि मतलब आई जो होता है वह मतलब जैसे जैसे भी बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, बैटरी बढ़ा रहे हैं, तो वैसे वैसे हमारा धारा भी बढ़ते जा रहा है कि नहीं, इस तरह से समझना है। तो यही होता है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। अब भी जब हम लोग भी बराबर आई आर कैसे लिखते हैं, आर जो है हमारा नियतांक है, मतलब नियतांक किसको है, प्रतिरोध को बोल रहे हैं नियतांक, मतलब एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर, अब कांस्टेंट मतलब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको हटाने के लिए हम लोग आर का प्रयोग किए हैं। दूसरा में है कि आर जो इक्वल टू क्या हो जाए, भी बटा आई होता है, ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम जो हम लोग बोलता है सत्यापन कैसे करते हैं, सत्यापन उसकी जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए, कैसे सत्यापन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम परिपथ में बैटरी क्या करना है, परिवर्तनशील प्रतिरोध लगाना है एक ठो। मीटर को क्या करना है, श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करना है, तथा वोल्ट मीटर को क्या करना है, एक समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक कुंजी मतलब क्या कहते हैं कि चाबी इसमें लगाते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। तो आई को अमीटर तथा विभवांतर को वोल्ट मीटर को पद पर क्या पढ़ लिया जाता है। जैसे कितना करंट जा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर देखते जाते हैं कितना जा रहा है नहीं जा रहा है, धारा बताता है, आई बताता है। वोल्ट मीटर को पढ़ लिया जाता है, वोल्ट मीटर कितना मतलब बैटरी कितना जा रहा है पावर से। तो ये देखिए यहाँ पर भी बटा आई जो है का मान ज्ञात कर लिया जाता है। तो ये रेजिस्टेंस का मान इसी से मिलेगा, भी बटा आई से। तो भी पता है और फिर आई पता है तो आर पता चल जाएगा। अब रियोस्टेट द्वारा क्या करता है, धारा का मान बदल बदल कर प्रयोग दोहराते हैं। प्रत्येक स्थिति में क्या होता है, भी बटा आई का मान ज्ञात करते हैं और उससे पता चलता है कि भी बटा आई का मान नियतांक है, मतलब स्थिर है। जैसे मान लीजिए एक बार हम लोग क्या किए, एक बैटरी निकाल दिए, उसके बाद भी का देखते हैं कितना बचा है वोल्ट और कितना करंट जा रहा है। तो जब हम लोग क्या करते हैं इस तरह से समझिए, मान लीजिए यहाँ पर भी पहले पॉइंट में देखें कि भी जब हमारा 5 वोल्ट था, 5 वोल्ट था, तो उस टाइम हमारा एम्पियर करंट जा रहा था 10 एम्पियर जा रहा था। तो जब मान लीजिए एक बैटरी और बढ़ा दें तो 5 10 वोल्ट हो गया। जब इधर डबल हो गया तो 10 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 10 से 20 एम्पियर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर मान लीजिए 10 से ज़्यादा हम लोग बढ़ा करके 15 कर दिए, 15 एम्पियर मतलब 15 वोल्ट, 15 3 को बैटरी लगा दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 20 30 एम्पियर हो गया बैटरी, यहाँ पर लग गया, धारा पास हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए इस तरह से फिगर बना लेना, यहाँ पर सभी में वैल्यू एक ही जैसा देगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक प्रयोग के द्वारा इसका जो होता है पूरा डायरेक्टली जाता है, डायरेक्ट जाता है, यहाँ पर इस तरह से आता है, ठीक है, इस तरह से डायरेक्टली जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना, थोड़ा सा लॉन्ग तो है लेकिन क्या कीजिएगा अपने तरह से लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर बोला कि 4 प्रतिरोध लगा हुआ है, 4 ओम
दूसरा में है 8 ओम, तीसरा में है 12 ओम, चौथा में है 16 ओम और सॉरी 6 ओम। तो इनमें से कैसे जोड़ा जाता है, किस तरह से जोड़ा जा सकता है कि कुल प्रतिरोध अधिकतम हो जाए। अगर बताना है यहाँ पर कि प्रतिरोध है लेकिन श्रेणी में जोड़ेंगे कि पार्श्व में जोड़ेंगे, किस तरह से जोड़ेंगे कि ज़्यादा हमको मिलेगा, अधिकतम मान मिलेगा, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कि किस तरह से जोड़ेंगे कि कुल प्रतिरोध जो हमको मिलेगा वह न्यूनतम मिलेगा, सबसे कम मिलेगा। तीसरा में है कि अधिकतम न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए कि कितना कितना आंसर आया है सो बताइए। तो देखिए यहाँ पर ये नंबर बोलता है कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों अगर हम इस तरह से जोड़ेंगे आगे तो इस तरह श्रेणी क्रम हो गया, तो ये इससे हमको क्या मिलेगा, ज़्यादा प्रतिरोध मिलेगा। ठीक है, अब कम प्रतिरोध हमको चाहिए, तो कम प्रतिरोध में क्या मिलेगा कि देखिए एक ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे और आराम से ऐसे भेजते रहिए धीरे 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 धीरे। तो 4 को 4 ठो बना दीजिए। तो इस तरह से जो बनेगा फिगर, उसमें हम लोग को क्या होता है कि प्रतिरोध कम लगता है। ठीक है, तो कम जब करंट जाएगा तो कम प्रतिरोध लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए निम्नलिखित निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। ये है पार्श्व मतलब समांतर। ठीक है, तीसरा में देखते हैं कि हम लोग कैसे मान निकालना है। मान लीजिए न्यूनतम मान और अधिकतम मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे प्रतिरोध के माध्यम से। अब यहाँ पर तो सी नंबर बोल रहा है, यहाँ पर अधिकतम प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर आर बराबर क्या होता है, R1 + R3 R4 होता है, 4 गो होता है। तो यहाँ पर सभी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 के बराबर होगा, 30 ओम आया, तो वही हो जाएगा आंसर 30 ओम। अब दूसरा में देखिए यहाँ पर है निम्न प्रतिरोध चाहिए, तो वहाँ 1/, वाला हम लगाएंगे 1/R प्लस इतना इतना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर। सबको जोड़ेंगे तो एलसीएम वगैरह लेकर के आ गया 1.6 ओम आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्या बोलता है कि मिसेल क्या है। मिसेल क्या है, सबसे पहले हम लोग देखिए ध्यान से, मिसेल क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब धातु को जल में डाला जाता है तो मिसेल के निर्माण क्यों होता है। इस इथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा, ये होता है दोस्तों। 17 नंबर। तो मिसेल पहले है क्या, देखिए मिसेल बोले साबुन को जल में घोलने का वह साबुन के कण परस्पर एकत्रित होकर एक गुच्छा का रूप धारण कर लेते हैं दोस्तों, जिससे लंबी कार्बन श्रृंखला वाला भाग तैयार कर अंतरित हिस्से में होता है और आयनिक भाग सतह पर होता है। इस संरचना को बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल। ठीक है, दूसरा में बोल रहा है कि साबुन के अणु के 2 मुख्य भाग निम्न है। क्या क्या है, एक जल रागी, दूसरा जल विरागी भाग। तो इस सब में क्या होता है, देखिए ध्यान से बोलते हैं कार्बन श्रृंखला वह भाग जल विरागी होता है कि और आयनिक भाग जिसमें सोडियम तथा पोटेशियम परमाणु होता है वह जल रागी होता है। यह जब पानी जैसे ध्रुवीय विलायक में डाले जाते हैं तब आवेशित भाग के कण जल रागी भाग बाहर जल की ओर होता है तथा इस प्रकार मिसेल बनते हैं। क्या बनते हैं, मिसेल बनते हैं। ठीक है, इथेनॉल एक अध्रुवीय विलायक है अतः इससे जल रागी भाग के लिए आकर्षण भी नहीं होता है, अतः इथेनॉल में साबुन घोलने की मिसेल नहीं होती है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए 18 नंबर में बोल रहा है कि 2 क्वेश्चन है, कितना है, 2 क्वेश्चन है। वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं। देखिए ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित होते रहते हैं, उन्हें अनुवांशिक गुण का लक्षण कहते हैं। इस परिघटना को बोलते हैं अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, दूसरा बोला कि मेडल के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि विभिन्न विकल्पीय लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 का बी में देखिए, तो बोला कि मेडल ने अपने
कुछ प्रयोगों में मटर के पौधे को 2 विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संस्करण कराया। इसके लिए उन्होंने गोल बीजों वाले लंबे पौधों और झुर्रीदार बीजों वाले बौने पौधे के बीच संस्करण कराया और पाया कि पहला पॉइंट क्या पाया था, देखिए F1 पीढ़ी के सभी लंबे पौधे और गोल बीजों वाले थे। इससे पता चला कि लंबाई और बीज का गोल आकार प्रभावी लक्षण है। जैसे क्या एक दूसरे के प्रभावी लक्षण होता है, ठीक है। दूसरा नंबर में देखते हैं कि F2 पीढ़ी वाले कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करते हैं। जैसे कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीजों वाले हैं, जबकि कुछ पौधे बौने और गोल बीज वाले हैं। ये लिया था उस टाइम, एक F1 लिया था लंबा, F2 लिया था छोटा वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बल्कि उपयुक्त तो दोनों दिशाओं में यह स्पष्ट निकलता है कि लंबाई, बौनापन, बीजों का गोल होना अथवा झुर्रीदार होना परस्पर स्वतंत्र लक्षण है। ये स्वतंत्रता पूर्वक वंशानुगत लक्षण होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का बी ये नंबर 19 में भी दो ऑप्शन, मतलब क्या होते हैं, 2 क्वेश्चन बना करके दिया हुआ है। अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है? ऐसे पदार्थ जिनको सूक्ष्मजीव अपघटित नहीं कर पाते हैं अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, पेपर, थर्मोकोल, इसमें क्या होता है, इसमें को दिमाग वगैरह भी नहीं खा पाता है। अब देखते हैं यहाँ पर बी नंबर क्या बोल रहा है। बी नंबर बोले कि हमारे द्वारा उत्पादित क्या है, अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। दोस्तों देखिए कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अजैव निम्नीकरण जो होता है, कचरे के ढेर पर्यावरण में बहुत सारे लंबे समय तक रहते हैं और नष्ट नहीं होते हैं, अतः वे सभी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। क्या करते हैं, ये जल दूषित करते हैं, जल प्रदूषण करते हैं, जिससे जल पीने योग्य नहीं होता है। चलिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ये भूमि प्रदूषण करते हैं, जिससे भूमि की सुंदरता नष्ट हो जाती है। हाँ तो बात तो सही है। ये नलियों में पानी को प्रवाह से रोकते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग फटाफट नली में देखते हैं तो बहुत सारा प्लास्टिक वगैरह क्या होता है, गंध मचा के रखता है और वहाँ पर ये मतलब पानी की बहाव को रोक देता है, ठीक है। अगला जो है वह ये वायुमंडल को भी विषैला कर देते हैं। दोस्तों ये तो था हमारा सेट 3 का सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया दोस्तों साइंस का। अब हम लोग तुरंत मिलेंगे सेट 4 में। तो आपको अच्छी तरह से क्या करना, कॉपी में याद करके लिख लेना है और लिखने के बाद आपको 2-4 बार पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम में कहीं दिक्कत ना हो। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।